सिंड्रोम बच्चे जो हैं उनके लिए और डॉक्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आया यहाँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मिसेस कक्कड़ के बारे में कुछ कहूँगा। मैं कई पेरेंट एसोसिएशन के साथ लिंक्ड हूँ और मुझे ये बहुत खुशी है कि इनके सेक्रेटरी बनने से एक पेरेंट सारे जो हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बहुत एनकरेज करती हैं और संडे अपना स्पेयर करके टाइम आती हैं और उनकी मीटिंग में पार्ट लेती हैं। और ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, एक अच्छा हुआ स्टेप जो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि ये डिसेबिलिटी जो चीज़ ऐसी है कि इसके लिए बहुत सपोर्ट, एनकरेजमेंट चाहिए। प्रेसिडेंट साहब मिस्टर समीर ने मेरे से एक पूछा सवाल कि भाई रेट सिंड्रोम के बच्चे के हिंदुस्तान में कुछ कम हैं, कि अभी इन्होंने 250 फैमिलीज ही इकट्ठी करी। तो मैंने इस सवाल पे सोचा और मेरे ख्याल में ये हैं कम नहीं है, जितने यहाँ दूसरे मुल्कों में वैसे भी यहाँ हैं, लेकिन उनकी डायग्नोसिस नहीं होता या मिस डायग्नोज होता है। जब रेट ने पहले ये केस देखे तो उसने भी सोचा ये सेरिब्रल पॉल्सी है, उसको सेरिब्रल पॉल्सी कहा, और 17 साल लगे इस इंफॉर्मेशन को इंग्लिश मेडिकल लिटरेचर में आने के लिए, क्योंकि वो पहले जर्मन लिटरेचर में ही था तो डॉक्टरों को भी नहीं पता था। उसके बाद 18 साल लगे इसकी जीन ढूंढने में, क्योंकि रेट सिंड्रोम एक तो ये अच्छी भी बात है कि डायग्नोज आसान हो सकता है अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो। क्योंकि इनके जो हाथ के फीचर्स हैं, कैसे फीचर्स हैं, वो डायग्नोज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3-4 साल के बाद। शुरू में नहीं पता लगता कई दफ़ा तो, लेकिन जीन ढूंढने में 19 साल और लगे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका होता है कि जीन पता लग जाए, क्योंकि फिर जीन की स्टडी हो सकती है कि ये बॉडी में क्या काम करती है और उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जीन की स्टडी के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिकल लिटरेचर में, मेडिकल साइंस में, कि एनिमल मॉडल बनाए जाएं, क्योंकि जो रिसर्च होती है ट्रीटमेंट की, जो इलाज करना है, वो ह्यूमन बींग्स में हम इलाज का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो एनिमल्स में ही एक्सपेरिमेंट, एनिमल से ही हमें नॉलेज मिलती है कि भाई क्या इलाज करें और कैसे इनको ठीक करें। अब रिसेंटली 1-2 महीनों में बहुत एक एनकरेजिंग न्यूज़ आई है अखबारों में, जो मेडिकल जर्नल में छपा है कि एक दवाई होती है IGF-1। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, बच्चे छोटे होते हैं साइज़, इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन बॉडी में IGF-1 के थ्रू काम करती है। तो ये स्टडी में देखा गया कि जो माइस थे, चूहे थे, जो जिनमें रेट सिंड्रोम क्रिएट किया गया था, उनमें IGF-1 की कमी थी। तो पहले उन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया, एक ट्राईपेप्टाइड थी IGF की, उनसे भी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन वो नई दवाई टाइप थी, उसको अप्रूव कराना गवर्नमेंट से मुश्किल होता है। तो इन्होंने कहा चलो IGF जब मापा गया बॉडी में वो भी कम था, तो IGF ट्रीटमेंट देने से ये जो माइस में बहुत अच्छा हुआ। और ये कुछ ह्यूमन, कोई बच्चों में भी ट्राई किया गया है, 10-12 बच्चों में ट्राई किया गया है। ये नुकसान नहीं करता और फ़ायदा ही करता है, और आई थिंक 1-2 साल में इसका दवाई का ये ट्रीटमेंट अप्रूव हो जाएगा। और इससे हर चीज़ तो नहीं ठीक होती, रेट सिंड्रोम के कई सारे फीचर हैं, सारे फीचर नहीं ठीक होंगे, फिर भी काफ़ी फीचर ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह क्योंकि अब जीन पता है और एनिमल मॉडल्स हैं, तो बहुत किस्म की रिसर्चें चल रही हैं। एटलीस्ट 10-15 मॉलिक्यूल हैं, दवाइयाँ हैं जो ट्राई की जा रही हैं, लेकिन हम एनिमल एक्सपेरिमेंट से सीधा ह्यूमन बींग में ट्राई नहीं कर सकते। रिसर्च एक ट्रायल होता है, ट्रायल में अप्रूव हो जाए तो ही यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई उधर, अभी एक दवाई है जो हम अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, अभी ये जो जुलाई में ही पेपर छपा है कि ये एक अस्थमा टाइप की जो दवाई है, जो साल्ब्यूटामॉल, इसकी एक सब्स्टिट्यूट सा होता है, वो जब इन्होंने माइस को दिया जिनको रेट सिंड्रोम था, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ा, जो ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टी थी वो ठीक हो गई। तो लेकिन उन्होंने खुद ऑथर्स ने कहा कि भाई ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग में मत यूज़ करो, पहले ट्रायल करो, शो करो कि ये वाकई बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि हर एक दवाई का नुकसान भी हो सकता है। तो क्योंकि मिसेस कक्कड़ हैं यहाँ,
मैं एक दो लफ्ज़ उनके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मौका तो ज़्यादा मिलता नहीं है इनसे बात करने का, कि इनके पास कई नेशनल इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाई हैं गवर्नमेंट ने। मेंटल हैंडीकैप है, हियरिंग के लिए है, डेफनेस के लिए है। अब वक्त आ गया है एक ऑटिज़म के लिए एक इंस्टीट्यूट चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट, और जिसके अंडर एक रेट सिंड्रोम होना चाहिए, कि वो रेट सिंड्रोम का सेक्शन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एंटिटी है, इसका कुछ इलाज निकालना ज़्यादा आसान है। ऑटिज़म एक बहुत वेग सी चीज़ है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। हमने रेट सिंड्रोम में एटलीस्ट 40-50 बच्चों में टेस्ट किए और जीन स्टडी करी हैं, कुछ प्रेगनेंसी के टेस्ट भी हमने करे हैं 10-12। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट से का काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें कुछ रिसर्च भी होगी, कुछ केयर। सो सबसे पहले जो कुछ किसी को कोई बीमारी हो तो केयर है भी, उसकी केयर करो, जो जिसको तकलीफ है। केयर के भी 3 पार्ट हैं, एक है कि रिहेबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी है, लेकिन एक मेडिकल केयर भी है कि भाई दवाइयाँ क्या देनी हैं, एजुकेशन। अब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये तीनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। रिहेबिलिटेशन एक मिनिस्ट्री में है, हेल्थ एक मिनिस्ट्री का आता है, डिसेबिलिटी का, एजुकेशन एक मिनिस्ट्री में चली जाती है। तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए ताकि बच्चों को बिल्कुल पूरा फ़ायदा हो सके। एक गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्थ में स्टार्ट की गई है स्कीम, जो है बाल सेवक राष्ट्रीय स्कीम, RBS के। तो इसमें करोड़ों बच्चे स्क्रीन किए जाएंगे डिसेबिलिटी के लिए। अब उनको मैनेज करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में एक बनाएंगे डिसेबिलिटी एक सेंटर कोऑर्डिनेट। लेकिन मिनिस्ट्री जो सोशल वेलफेयर है, इनका अपना एक ऑलरेडी प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन। सो इन दोनों को लिंक करना चाहिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डबल फैसिलिटी करने के बजाय दोनों को लिंक करना चाहिए। तो मेरा आखिर यही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये सोसाइटी बनी है, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इंस्टीट्यूट में शुरू किया काम जेनेटिक्स में, तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि पेरेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हेल्प द चाइल्ड। वही सब बच्चे के बेचारे सबसे ज़्यादा जानता है और उसी को नॉलेज ज़्यादा है, और वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है बच्चे को। आधे डॉक्टरों को तो पता भी नहीं होता कि बीमारी क्या है और कैसे करना है, क्योंकि ये पढ़ते हैं ना, इंटरनेट से देखते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सोसाइटी बनी हुई है, बहुत काम कर रही है, लेकिन सबको हिस्से में इसमें पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसमें पार्ट और हिस्से इसका पार्ट नहीं बनोगे, तब तक आपका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Dr. Verma. We are all learning from your experience, and we are sure to continue this association with